नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी 2024 की। आज काफ़ी समय के बाद दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। एग्ज़ाम के लिए केवल दोस्तों 2 हफ्ते रह गए हैं। उत्तराखंड एलटी 2024 के 18 अगस्त को दोस्तों आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप में से काफ़ी लोग प्रेशर फील कर रहे होंगे, थोड़ा टेंशन में होंगे, तो आज आपकी टेंशन को मैं थोड़ा दूर करने आया हूँ। आपके ऊपर जो प्रेशर है इसको थोड़ा कम करने आया हूँ। हालांकि बीच में थोड़ा सा मेरा भी दोस्तों स्वास्थ्य ख़राब था, जिस कारण से मैं भी लगातार कंटेंट नहीं डाल पा रहा था, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास है कि आपके लिए 100% मैं अपना दे सकूँ और आपके लिए लगातार वैल्यूबल कंटेंट अपलोड करता रहूँ। तो आज मैं कोई कंटेंट नहीं डालूँगा, बस आपको थोड़ा मोटिवेट करूँगा और आपको बताऊँगा कि 2 हफ्तों में आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको टिप्स भी दूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी प्रश्न पत्र की। उत्तराखंड एलटी प्रश्न पत्र के आपके 2 भाग दोस्तों रहेंगे। फर्स्ट भाग जो कि कॉमन पेपर है, इसमें आपसे एकेडमिक एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। बाकी 20 मार्क्स का आपसे दोस्तों उत्तराखंड जीके, इंडियन जीके, इसके अलावा रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों आपसे पूछी जाएगी। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसके सेकेंड भाग के बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपका सब्जेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव ये आपके जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा ग्रेजुएशन में उसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। जैसे आप चाहे हिंदी वाले हों, चाहे इंग्लिश वाले हों, मैथ्स वाले हों, साइंस वाले हों, ठीक है, वही आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको पता होगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ये देखिए सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने से पहले कि आपका जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कहीं बहुत ज़्यादा है या पहले जितना ही है या कम है। क्या है आपका सब्जेक्ट का सिलेबस? अगर आपका सब्जेक्ट का सिलेबस दोस्तों काफ़ी कम है तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको डीप स्टडी करने की दोस्तों आवश्यकता है, क्योंकि आपसे डीप प्रश्न दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा एथिकल नॉलेज यहाँ पर चाहिए होगी और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको तो आपने अच्छे से सॉल्व करना ही करना है और उनसे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं उनको भी आपने सॉल्व करना है। ये तो खैर PYQs तो आपको सभी को सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, लेकिन केवल PYQs के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको जो बुक्स हैं उनको खोलकर भी जो इंटरनल जो नॉलेज होती है, बेसिक नॉलेज होती है, उसको भी आपको लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि अगर आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ा है, जैसे मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, साइंस का बढ़ गया, तो फिर इन दैट केस यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द सरफेस लेवल। यानी कि आपको केवल और केवल सरफेस पर ही आपको देखना पड़ेगा। ऊपर से जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और उनसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके केवल सरफेस लेवल के ही आएंगे, डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा जब सिलेबस होता है तो फिर बच्चा उसको कवर करते करते ही थक जाता है, तो फिर उस केस में डीप पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। और जो प्रश्न निर्माण की जो टेक्निक है, परीक्षा निर्माण की जो टेक्निक है, उसमें ज़्यादातर यही रहता है कि अगर सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है तो फिर जो प्रश्नों का स्तर होता है दोस्तों वो सामान्य रहता है। तो आपसे सामान्य स्तर के प्रश्न ही दोस्तों पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रश्नों का स्तर का अर्थ दोस्तों उसकी कठिनता के स्तर से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ना कि 12th लेवल, ना ही ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। कठिनता का स्तर देखिए, हो सकता है कि 12th लेवल का जो प्रश्न का कठिनता का स्तर हो वो ग्रेजुएशन से ज़्यादा हो। तो अगर आप ग्रेजुएशन वाला प्रश्न कर ले लेकिन आप 12th का ना कर पाएँ, होता है ऐसा। 12th IIT के जैसे बड़े अच्छे प्रश्न आते हैं तो फिर बच्चे उनको सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो बेसिकली ग्रेजुएशन के भी क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत सरफेस लेवल के वो प्रश्न आएंगे। बेसिकली आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके सिलेबस में अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, किसी आपके जो भी हैं, चाहे हिंदी में जितने भी दोस्तों जैसे कवि हैं, ठीक है, या फिर अगर इंग्लिश में जो प्रमुख राइटर्स हैं या पोएट हैं, या फिर अगर आप साइंस की बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। तो अगर उनके पर्टिकुलरली आपको नाम दे रखे हैं सिलेबस में तो आपने उनसे तो 100% पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उनसे ज़रूर आपके प्रश्न आएंगे। यही बात दोस्तों आपकी एकेडमिक एप्टीट्यूड पर भी लागू होगी। तो जैसे आप अगर फिजिक्स की बात करूँ फॉर एग्जांपल, जैसे मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, जूल थॉमसन इफेक्ट है, तो नाम से पता लग रहा है कि इनके पर्टिकुलर नाम से जैसे साइंटिस्ट के नाम जुड़े हुए हैं। तो वही चीज़ दोस्तों आपने करनी है, उनको तो आपने ज़रूर पढ़ के जाना है। डी ब्रॉगली का सिद्धांत, तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, पढ़ के जानी है, क्योंकि पर्टिकुलरली साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर जुड़ा हुआ है और उससे दोस्तों आपके प्रश्न सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। लेकिन उसमें भी आपने क्या करना है, बेसिक जो नॉलेज है वो लेनी है या सरफेस नॉलेज आपको उसमें लेनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल डीप डाउन वहाँ पर रिसर्च करने बैठ गए, क्योंकि इतना आपके पास समय नहीं है। ध्यान रहे
कि यहाँ पर आपको फैक्चुअल नॉलेज पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सिलेबस कम है तो फिर आपको दोस्तों थोड़ा सा डीप पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्नों का स्तर तो आप समझ में आ गया होगा कि सिलेबस कम है तो प्रश्नों का स्तर थोड़ा अच्छा होगा, सिलेबस अगर ज़्यादा है तो प्रश्नों का स्तर आपका सामान्य रहने वाला है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको पता होगा कि आपका सब्जेक्ट है, आपने केवल और केवल इजी जो टॉपिक्स हैं उनकी ओर को टारगेट करना है। जितने भी सामान्य से जो आसान से जो प्रश्न आते हैं उनको टारगेट करिए, पहले उनको 100% करेक्ट करिए। टफ़ क्वेश्चंस की ओर को ना भागें, क्योंकि हो सकता है कि आप टफ़ क्वेश्चन करने जाएं और वो भी एग्ज़ाम में गलत हो जाए, और जो इजी क्वेश्चन है वो तो गए हाथ से, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा पहले इजी क्वेश्चंस पर टारगेट करें, अपना बेसिक जो है उसको हमेशा क्लियर करें। इसके अलावा ध्यान रहे कि जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करें, या फिर अगर अभी भी आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो कोशिश ये करें कि उसको एग्ज़ाम होने से पहले उसका एक बार रिवीजन हो जाए। अदरवाइज़ उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, लगातार आप बस पढ़ते ही चले जाएंगे और लास्ट में पीछे भूलते चले जाएंगे। तो इसलिए उतना ही पढ़ें जितने को आप याद रख सकते हैं, जितने को आप रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी सेकंड पेपर को लेकर टिप्स रहेगी। और सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है, इसके लिए दोस्तों आप ज़रूर अपने सीनियर से, अपने एक्सपर्ट से, अपने टीचर से दोस्तों ज़रूर सलाह लें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्योंकि वही आपको इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे पेपर नंबर 1, जिसमें आपका एकेडमिक एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगी और इसके अलावा आपसे जीके भी पूछी जाएगी। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एकेडमिक एप्टीट्यूड की। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 30 मार्क्स का दोस्तों आने वाला है। इसमें कुल मिला के 5 यूनिट्स हैं और इसका सिलेबस दोस्तों बहुत बड़ा हो चुका है इस बार पहले के मुकाबले। तो आपने देखा होगा कि पहले जब सिलेबस कम था तो प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा हुआ करता था, लेकिन इस बार सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो फिर आप ध्यान रखना है कि जो प्रश्नों का स्तर है वो आपको इस समय सामान्य देखने को मिलेगा। तो पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जितना भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो सारी पढ़ लेनी है। यानी कि जो सामान्य स्तर की जो नॉलेज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ, किस अपनी रिपोर्ट इन्होंने कब पेश करी, ठीक है, एनसीईआरटी का गठन कब हुआ, यूजीसी का गठन कब हुआ, आरसीआई का गठन कब हुआ। इस तरह के दोस्तों जो फैक्चुअल प्रश्न है वो आपको पूरे पता होने चाहिए। एनालिटिकल की ओर को नहीं जाना है, विश्लेषण के बारे में नहीं जाना है। फैक्ट समझते हैं ना, फैक्ट वो चीज़ होती है जो कि आपके तथ्य है। ये तथ्य है तो है, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ठीक है ना। एनालिटिकल में क्या हो सकता है कि आपकी सोच पर वो आधारित होंगे कि जहाँ पर आपका विवाद रहेगा, ऐसे विवाद में अगर आप फंसोगे तो फिर अपने आप को एक गलत जगह पर ही पाओगे। इससे बड़ी ऐसी चीज़ों से दूर रहो ना। इससे बढ़िया जो और प्रश्न है जो कि सीधे सीधे साफ साफ आंसर आते हैं वो वाले करो ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, उन प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आप उसको इस तरह से करें। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1, 2, 3, 4, 5 में से आप किस यूनिट्स को प्रेफरेंस देंगे। आप सेकेंड यूनिट्स, थर्ड यूनिट्स एंड इसके अलावा 5th यूनिट्स है, इसको प्रेफरेंस दें। हमने दोस्तों आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट बहुत अच्छे से दोस्तों प्रॉपर्ली कंप्लीट करवाई है। इसके अलावा थर्ड यूनिट्स का दोस्तों कुछ पार्ट्स हमने आपको पहले भी करवाए थे, जैसे कि शिक्षण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के प्रतिमान, है ना, और शिक्षण के प्रकार, शिक्षण, ये सभी दोस्तों हमने आपको बताए थे। तो हमने पहले भी आपको करवाए थे। इसके अलावा बीच में हमने फैक्चुअल वीडियोस भी डाली, जिसमें हमने बहुत सारे जो यूनिट 4, यूनिट 3 और यूनिट 5 के टॉपिक्स को कवर किया है। और भी दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि जिसको हम कवर करते रहें। और इससे पहले भी दोस्तों हमने बहुत पहले अच्छी खासी सीरीज़ दोस्तों चलाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिलेबस चेंज हो गया। अदरवाइज़ हमने तो पूरी तरह से कंप्लीट करवा ही दिया था। उसके बावजूद भी हमने भी दोस्तों काफ़ी सारी जो मॉडल पेपर की सीरीज़ चलाई है लगातार, ठीक है। बट जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है हम उतना ही हम करेंगे और हमारा प्रयास पूरा है कि आपकी पूरी इसमें मदद की जाए। तो आपने क्या करना है दोस्तों, जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो बिल्कुल याद रखनी है। ज़्यादातर सैद्धांतिक बातों को इसमें नहीं तवज्जो देनी है। जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई सारी फैक्चुअल है, व्यक्तित्व से संबंधित कई सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है ना। अगर फर्स्ट पेपर से भी संबंधित जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे सावित्रीबाई फुले से है, चाहे गिरजाशंकर बलेखा से है, गिजूभाई से है, चाहे आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर से है, या फिर आपकी अरविंदो घोष से संबंधित है, महात्मा गांधी से भी, इन सभी के दोस्तों आपने क्या करना है, एजुकेशनल फैक्टर देखने हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप इनके अन्य फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है। ये सभी लोग अन्य स्थितियों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने इनकी एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने क्या योगदान दिया है उस पर ज़्यादा आपने क्या करना है, फोकस करना है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनके कई सारे जो स्टेटमेंट्स हैं और जो कई सारी चीज़ें उनमें हमेशा से क्या रहा है, विवाद रहा है। तो ऐसे विवादित प्रश्नों की ओर को आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपने जो बिल्कुल सटीक है,
बिल्कुल परफेक्ट है, उसकी ओर को आपने जाना है। ज़्यादा आपने इसमें अपने आप को डिबेट में नहीं उलझाना है, ठीक है। 30 मार्क्स में से अगर आप 25 भी स्कोर कर जाते हो तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी बहुत बढ़िया स्कोर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपने क्या करना है, रीजनिंग और इसके अलावा जो जीके है वहाँ पर भी ऐसे ही करना है। चली चलाई बुक्स आती हैं, बहुत इजी है। रीजनिंग में बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं। एक वर्बल रीजनिंग होती है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। वर्बल में आप क्या करते हैं, अंकों भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न होते हैं, छोटे मोटे सिंपल से प्रश्न होते हैं। एक ऐसी होती है आपकी नॉन वर्बल, जिसमें आप संकेतों का प्रयोग करते हैं, चित्रों का प्रयोग करते हैं, तो उसके आधार पर दोस्तों क्वेश्चंस करने होते हैं। इनको पढ़ना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए भी एक सामान्य से बुक आती है मार्केट में, उसको आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास नहीं भी है तो नेट में सभी ऑनलाइन पढ़ा ही रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूट्यूब चैनल में पढ़ा ही रहा होगा, उससे आप पढ़ लीजिए। एक ही दिन में 2 दिन में आपसे कवर हो जाएगा, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी बात कर देंगे जीके की। तो जीके में आपको कोई ऐसा समूह हो जैसी प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंपटीशन है वो अपने बगल वाले आपके सेम स्टैंडर्ड के ही बच्चे से है, ठीक है। आपको किसी समूह गो की तैयारी करने वाले बच्चे से आपने नहीं लड़ना है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। जो स्तर आपका है वही स्तर उसका भी है, ठीक है। तो यहीं पर ही अपने आप ही क्या होता है, कंपटीशन बराबर हो जाता है। तो आपने उसी हिसाब से क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। उत्तराखंड जीके की बहुत बढ़िया बुक है परीक्षा वाणी, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है उतना ही पढ़ें, उसमें आपको एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट प्रोफाइल है तो स्टेट प्रोफाइल ही पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, आधुनिक पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत जितने भी आपके जो आपके आंदोलन हुए हैं उससे थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ लीजिए। और ज़्यादातर आप जो एमसीक्यू हैं उसकी मदद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें बहुत आसानी से आपका कई सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है, उनको पढ़िए। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा इंडियन जीके पढ़नी है तो इंडियन जीके ही पढ़ें, इंडियन स्टेट्स के बारे में पढ़ें, ठीक है। लूसेंट एक बहुत अच्छी बुक आती है, उससे आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, कवर हो जाती हैं, ठीक है। ऑथेंटिक बुक है जो कि चली चलाई है। ऐसा नहीं कि एक खाली जीके रीजनिंग के लिए आप भरमार लगा दिया अपने बुक्स की, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस सब का। आपको छोटी पतली सी बुक है, उसको भी आप अच्छे से करके चले जाओगे तो भी इनफ हो जाएगा। उससे भी आप उतने ही मार्क्स लाओगे जितना आप उतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद लाओगे, ठीक है। क्योंकि जीके तो एक अथाह सागर है, उसमें आप कभी भी परफेक्शन नहीं पा सकते हो, ठीक है। थोड़ा स्मार्टली पढ़ें, जैसे हम भी जो आपको क्लासेस करवा रहे हैं, जो मॉडल पेपर में लेकर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों आप देखते रहें। और अंत में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप दोस्तों ये चीज़ ध्यान में रखें कि आज से आपके पास 14 दिन है। तो इस 14 दिन को दोस्तों आपने क्या करना है, एक टाइम टेबल बनानी है। टाइम टेबल को आपने फिक्स कर लेना है कि इतने बजे से इतने बजे तक मैंने ये चीज़ पढ़नी है, इतने बजे से ये तक ये पूरी तरह से दोस्तों जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करें। और यह सोचें कि आपको रिवीजन का भी पूरा मौका मिले। कोई भी नया टॉपिक पढ़ने से पहले ये सोच लें कि उसका रिवीजन करने का मौका मिलना चाहिए, अदरवाइज़ उसको पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। पूरी टाइम टेबल को दोस्तों आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और इसके अलावा अंत में दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा, ये सिर्फ एग्ज़ाम है, इसको सिर्फ एग्ज़ाम की तरह ले। ये कोई युद्ध नहीं है कि जिसमें अंत हुई तो सब कुछ अंत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद भी आपको कई सारे मौके मिलेंगे, इससे पहले भी मिले थे, आगे भी दोस्तों मिलते रहेंगे। बस आपने अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस से प्रिपरेशन करनी है और पूरे कॉन्फिडेंस से वहाँ पर जाना और पेपर देना है। इसमें आपको डरना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप डर गए तो फिर आपके दोस्तों समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस से जाइए, पेपर देकर आइए और उसके बाद फिर जाके बहुत आसानी से आपके लिए सारी चीज़ें आसान रहेंगी। अन्य भी एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम में भी देखते रहिए और रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।